A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter The Cell, Class 8, Subject Science, Topic Ribosomes. In previous lectures, we have learned about the various cell organelles that are present inside the cell. If you remember, we talked about mitochondria, that was a double membrane organelle. Then we talked about the endoplasmic reticulum that acts as a channel or passage for the transport of materials. Then we talked about Golgi complex, which acts as a post office, as it performs many functions such as receiving, sorting, transporting, sending, processing. So then we talked about the chloroplast, that is one of the important cell organelles present in plant cells, and is responsible for the process of photosynthesis. Now we have another important part of the cell that are known as ribosomes. These ribosomes, if we talk about the structure of ribosomes, the ribosomes do not have a membrane. Let's be clear about it. These are membraneless particles. These are not cell organelles. Cell organelles वो होते हैं जिनका membrane हो, चाहे single membrane हो या double membrane हो. तो इसका मेम्ब्रेन तो है ही नहीं. आप कहेंगे ये इसका मेम्ब्रेन है, असल में ये इसका मेम्ब्रेन नहीं है. तो जिस तरीके से हम रेत में दाने होते हैं, रेत के दाने होते हैं, तो क्या हमें उन रेत के दानों पे कोई मेम्ब्रेन, कोई लेयर, कोई कोटिंग दिखाई देती है? नो, नॉट एट ऑल. मगर अगर हम देखेंगे बीन्स को, राजमा फलिमन इस वनाच राजमा, तो उन बीन्स पे कोटिंग होती है. या वो इस चन ग्राम जिनको कहते हैं, तो उन पर भी कोटिंग होती है, उन पर भी लेयर होता है, उन पर भी मेम्ब्रेन होता है. हमारी स्किन, ये भी एक मेम्ब्रेन है, ये भी एक लेयर है, ठीक. मगर ये जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन लेस पार्टिकल्स. राइबोसोम्स जो है, these are not cell organ because they do not have membrane. These are membrane-less particles. Ribosomes are membrane-less particles. ये membrane-less particles होते हैं, इनका membrane नहीं होता है. तो इनको हम ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, इनको हम ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक. या हम कह सकते हैं इनको these are also known as pallid granules. इनको pallid ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं. ये छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं, मगर मेम्ब्रेन लेस पार्टिकल्स होते हैं. कौन? राइबोसोम्स. इनको प्लेड ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको पहली बार ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट था प्लेड. उन्होंने 1955 में एनिमल सेल्स में इनको ऑब्जर्व किया था. किनको? इन ग्रेन्यूल्स को एनिमल सेल्स में ऑब्जर्व किया था, इन राइबोसोम्स को. तो उन्हीं के नाम पे इन राइबोसोम्स का नाम पड़ा प्लेड ग्रेन्यूल्स, ठीक. और इसकी जो कंपोजिशन अगर हम देखेंगे कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो बिल्कुल ये दो मेन चीज़ों से बना हुआ है.
एक तो है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में RNA. R means ribosomal, and then we have the capital RNA, that means ribonucleic acid. तो एक चीज़ तो ये है इसमें, और दूसरा है इसमें प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स. तो दो चीज़ों से बना हुआ है राइबोसोम. एक तो है RNA, दैट मीन्स राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरी चीज़ इसमें है प्रोटीन्स. ठीक, तो अगर हम इस राइबोसोम को गौर से देखेंगे, प्लेट ग्रेन्यूल को गौर से देखेंगे, इन छोटी छोटी पार्टिकल्स को गौर से देखेंगे, मेम्ब्रेनलेस पार्टिकल को देखेंगे, तो ये असल में दो हिस्सों में तकसीम है. ठीक, तो एक हिस्सा इसका बड़ा है और दूसरा हिस्सा इसका छोटा है. जो बड़ा है इसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसको कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और जो इसका छोटा वाला हिस्सा है उसको कहते हैं स्मॉल सब यूनिट. तो राइबोसोम के दो हिस्से होते हैं, एक तो लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब. अच्छा, इन दोनों हिस्सों को आपस में कौन जोड़ता है? बिल्कुल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीशियम आयंस. मैग्नीशियम आयंस होते हैं, magnesium ions join these subunits, यानी जो इसके दो हिस्से हैं उनको कौन आपस में जोड़ के रखता है? मैग्नीशियम आयंस. तो पहला जो बड़ा है इसका हिस्सा है उसको लार्ज सब यूनिट कहते हैं, जो छोटा हिस्सा है इसका उसको स्मॉल सब यूनिट कहते हैं. ठीक, तो इसकी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और इसके टाइप्स भी देखेंगे. राइबोसोम के टाइप्स भी देखेंगे और इसके फंक्शंस भी हम देखेंगे. राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम का जो फंक्शन है वो है, फंक्शन जो है इसका मेन है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन्स तैयार करना. प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन से ही हम ग्रो करते हैं. अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो हम में डिफिशिएंसी पैदा होगी और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी और इवेंचुअली we will grow weaker and we will die. Okay, so the main function of ribosomes is protein synthesis. That means to manufacture, to synthesize proteins. जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, और इसी तरीके से जो राइबोसोम्स हैं इनका मेन जो काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस. और अगर हम देखेंगे कि राइबोसोम कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये वहाँ पे मौजूद होगा, ये राइबोसोम, जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे. तो एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं पैनक्रियाज. ठीक, तो पैनक्रियाज जो ऑर्गन है ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस digestive enzymes, large number of digestive enzymes. यानी हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज. तो इसका काम है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है. और जो ये एंजाइम्स होते हैं ये असल में क्या होते हैं? प्रोटीन्स.
ये असल में प्रोटीन्स होते हैं। तो पैनक्रियाज जो है इसमें ज़्यादा राइबोसोम्स मौजूद होंगे। पैनक्रियाटिक सेल्स जो है, पैनक्रियाज में जो सेल्स हैं यानी पैनक्रियाटिक सेल्स, उनमें ज़्यादा राइबोसोम्स मौजूद होंगे, क्योंकि पैनक्रियाज जो है इसका काम है टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स तो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स कौन तैयार करेगा? राइबोसोम्स। तो इसका मतलब हुआ राइबोसोम्स बहुत ही तादाद में पैनक्रियाटिक सेल्स में मौजूद है। और मैं आपको चंद डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन सा एंजाइम है, जैसे कि ट्रिप्सिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन। ये ब्रेक डाउन करता है किनको? प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करता है। खुद तो ये एंजाइम है, खुद ये एंजाइम है, और एंजाइम भी प्रोटीन से ही बना हुआ है, और ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन में काम करता है। ठीक, तो एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। या एक और है, एक और एंजाइम है जिसको हम लाइपेज भी कहते हैं, लाइपेज। ओके, lipase is another enzyme, and we know that enzyme is actually a protein, and this lipase is produced by the pancreas, by the pancreatic cells. That means pancreatic cells have large number of ribosomes. So we have another enzyme, digestive enzyme. It helps in breakdown of fats. तो हम जो fats खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है कौन? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है लाइपेज, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की एक बार फिर बात करेंगे, तो इसमें हमें दो किस्म के राइबोसोम्स आते हैं। There are two types of ribosomes on the basis of structure. एक है 80S और दूसरा है 70S। तो इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा और भी दो किस्म के राइबोसोम्स होते हैं। एक तो अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसके बारे में। You will wait for 3 seconds. I will show you endoplasmic reticulum and the ribosomes attached to that. We have this endoplasmic reticulum that acts as a channel for the transport of materials, and to it there are attached these small particles, granules, palate granules. These are called as ribosomes. So these are the attached ribosomes. इसके अलावा attached ribosomes के अलावा साइटोप्लाज्म में और भी राइबोसोम्स होते हैं जिनको हम फ्री राइबोसोम्स कहेंगे। फ्री राइबोसोम्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिले हुए हैं, उनको हम अटैच्ड राइबोसोम्स कहेंगे। और जो फ्री है यानी इसके साथ अटैच नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो उनको हम फ्री राइबोसोम्स कहेंगे। तो राइबोसोम्स तो दो किस्म के हैं, एक तो है अटैच्ड राइबोसोम्स और दूसरे हैं फ्री राइबोसोम्स। ठीक, इसके अलावा राइबोसोम के और भी दो किस्म है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एक है 80S और दूसरा है 70S। अच्छा, ये जो S है हम 80S कहते हैं। ये S क्या है? S is Swedberg unit. S means Swedberg unit or sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient. तो
ये स्वीडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, तो इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। जो सेडिमेंटेशन है ये मैं आपको बताऊंगा, सेडिमेंटेशन किसको कहेंगे। तो अगर हम एक बीकर एक लाएंगे, ठीक है, बीकर एक लाएंगे, तो इसमें हम पानी डालेंगे, वाटर हमने इसमें डाला, बीकर के अंदर हमने वाटर डाला, ठीक। तो अब इसमें हम दो चीज़ें डालेंगे, एक तो हम कॉइन एक डालेंगे, कॉइन जो होती है 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। तो अगर हम कॉइन डालेंगे इस पानी में तो वो तो नीचे सेटल डाउन होगी, ठीक, जल्दी से सेटल डाउन होगी बिना टाइम ज़ाया किए। ये जो कॉइन है ये नीचे बॉटम तक चली जाएगी और वहाँ पे सेटल होगी। उसके बाद अगर हम एक पीस ऑफ वुड, ये तो कॉइन है, ठीक, इट हैज सेटल डाउन वेरी क्विकली। और जो अगर हम पीस ऑफ वुड यहाँ पे डालेंगे, पीस ऑफ वुड, छोटा सा पीस एक लेंगे वुड का, तो वो अगर हम इसमें डालेंगे तो वो कभी सेटल डाउन नहीं होगा, वो कभी नीचे नहीं चला जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा, ठीक, वो ऊपर ही घूमता रहेगा, नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। तो कॉइन क्यों नीचे चली गई और ये जो पीस ऑफ वुड है वो ऊपर क्यों रहा? ये पीस ऑफ वुड ऊपर क्यों रहा और कॉइन क्यों नीचे चली गई? कॉइन इसलिए नीचे चली गई क्योंकि इसके पास जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है as compared to the piece of wood. It has low density, coin has high density, ठीक। इसमें जो कॉइन में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही नज़दीक है, कंपैक्ट है, सो इट विल सिंक, इट हैज़ हाई डेंसिटी। जो पीस ऑफ वुड है इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें उनमें डेंसिटी कम है, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, there are spaces, air spaces, so it has low density, so it will not sink, ये सिंक नहीं होगा। कॉइन सेटल डाउन हो गई क्योंकि इसके पास डेंसिटी ज़्यादा है। तो सेडिमेंटेशन हम इसी को कहेंगे जब कोई हैवी डेंसिटी वाला चीज़ हम पानी में डालेंगे तो वो सीधे बॉटम तक चला जाएगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एट द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में वही सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे चला जाता है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा हो। तो यही बात बिल्कुल इसमें भी है, ये 80S है और ये 70S है। तो 80S का मतलब हुआ इसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा है। तो 70S में डेंसिटी कम है। S मीन्स स्वीडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. This is 80S, it is having more value of Swedberg or sedimentation coefficient. 70S has less sedimentation coefficient, that means 80S has more density as compared to 70S. okay, अच्छा 80S जो हमारा है तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में, हमने ऑलरेडी पता है इसमें लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट होता है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 60S बन जाता है और नीचे जो छोटा वाला हिस्सा है वो 40S बन जाता है, ठीक। ऊपर वाला हिस्सा 60S बन जाता है और नीचे वाला हिस्सा 40S बन जाता है। इसी तरीके 70S जो है इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 50S और 30S ये दो हिस्से बन जाएंगे, 50 और 30, और 80 का क्या बन जाएगा 60S प्लस 40S। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये 80S है तो ये 60-40 में क्यों डिवाइड हुआ, 60-40 तो 100 हो गया, ये तो 100S बनना चाहिए, ये 100S बनना चाहिए। और ये जो है 70S ये तो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, ऊपर वाला जो लार्ज सब यूनिट है वो
50s है, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे 50 और 30 को, तो वो तो 80 बन जाएगा। ये तो 70s है, ये क्या बात है। 80s को हमने डिवाइड किया 60s और 40s में, जबकि 60 और 40 को ऐड करके 100 निकलता है, और यहाँ पे 80s हम लिख रहे हैं। ये क्या माजरा क्या है, मामला क्या है। तो ये मामला ऐसा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो शायद आपको ये समझ में आ जाए। तो मेरे पास ये पेन है, ठीक, पेन की कैप है और ये पेन है, ठीक, पेन है और पेन की कैप है, दो चीज़ें हैं मेरे पास। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, दो चीज़ें, ठीक। ये मान लीजिए आप 60s, कौन, ये वाला हिस्सा जिसे हम लिखते हैं, इट मीन्स 60s, ओके, ठीक, 60s। देन वी हैव द कैप, और कैप को हम रखेंगे 40s, 60s 40s। दिस इज 60s, बिगर जो पार्ट है इसका वो 60s, और जो स्मॉलर पार्ट है वो 40s। तो ये तो 100 होना चाहिए ना। अब ये अगर मिलेंगे तो 100s बनना चाहिए, मगर देख लीजिए, देख लीजिए, ये एक बड़ा वाला यूनिट छोटे वाले यूनिट में फिट हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने इसको बड़े वाले यूनिट को छोटे हिस्से में भरा, देखिए इसका साइज अब कम हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये जो बड़ा यूनिट है 6 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉलर यूनिट है इसका ये मान लीजिए आप 6 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक। जब हम इनको मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है 6 + 4 ये तो 10 नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे में मर्ज हो गए, ज्वाइन हो गए, ठीक। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब 60s और 40s आपस में मिलते हैं तो वो बन जाता है 100 नहीं बनता है, मैथमेटिकली 100 बनता है, मगर बायोलॉजिकली 100 नहीं बनेगा, बायोलॉजिकली बनेगा 80s। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसी ही बात 70s के साथ भी है। 50s बड़ी यूनिट और जो 30s है छोटा यूनिट है, तो इनको मिला के 80 बनना चाहिए। मैथमेटिकली तो 80 है, मगर बायोलॉजिकली ये 80 नहीं बनता है, बल्कि 70s बनता है, जो कि मैंने आपको पेन के ज़रिए, आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाया, ठीक। तो ये 80s किन में होता है, 70s किन में होता है, राइबोसोम्स, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी, तो वहाँ पे इनके बारे में बात होगी। और इंशाल्लाह अब हम